नमस्कार मित्रों। तो आज मैं आपके सामने भूगोल के अगले अध्याय की तरफ अग्रसर हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एक और चैनल जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है आरंभ किया है, जिसमें मैं इतिहास और उसके बाद संविधान को जोड़कर चल रहा हूँ। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इतिहास से संबंधित सारी वीडियोज़ मेरी वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने एक व्यवस्था की है कि भूगोल पढ़ाते पढ़ाते मैं इसमें मानव भूगोल तक जब जाऊंगा तो उसके बाद अर्थशास्त्र को इसी से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। वहीं इतिहास को पढ़ाते पढ़ाते जब मैं 1947 तक पहुंचूंगा तो मैंने वहां संविधान को कनेक्ट करने की योजना बनाई है। तो दूसरे चैनल पर आप जुड़ जाइए, वहां पर मैं इतिहास आरंभ कर रहा हूं और उसी के अंत में आपको संविधान भी मिलेगा। वहीं यही भूगोल चल रहा है और भूगोल के अंत में आपको यहाँ से अर्थशास्त्र में आरंभ कर दूंगा। उसके अतिरिक्त जितनी भी जानकारी होगी तीसरे चैनल की बनाने की भी मेरी योजना है, जो शीघ्र आपको जानकारी मिल जाएगी, जिसमें मैं उत्तराखंड का इतिहास और भूगोल आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है उस पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इतिहास की वीडियोस को भी आप आरंभ से देखिए। तो आज हम बात करने वाले हैं विशाल मैदान की, मैदानी क्षेत्रों की आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में हिमालय और उसके बाद हमने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार को। अब इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या का वास होता है, मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में देखिए समतल जमीन होती है जहाँ पर खेती के लिए उपजाऊ दशाएं पैदा हो जाती हैं। अवसादों से इन मैदानों का निर्माण हुआ और उसके बाद यहाँ पर दशाएं जब मिलती हैं खेती के लिए, नदियों की मौजूदगी से पानी की कमी भी नहीं रही यहाँ पर आदिकाल से ही, जिस वजह से यहाँ पर एक कंजस्टेड जनसंख्या यहाँ पर आ गई। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हों या क्षेत्र हों, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। चलिए आरंभ करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो पठार थे, उन पठारों का जो निर्माण था वो बहुत पहले हो गया था, प्री कैम्ब्रियन काल में ही ये पठार बन गए थे। उसके बाद काफ़ी लंबे करोड़ों सालों के बाद यहाँ पर टैथिस नाम का एक सागर था। देखिए आप, टैथिस नाम का एक सागर था। ये जो प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यूरेशियाई प्लेट से जब टकराई तो क्या हुआ, टकराने से एक हिस्सा ऊपर को उठ गया जो हिमालय बना। ये देखिए आप, ये हिमालय की चोटियां हैं, ये हिमालय बना और बीच में समुद्रों पर इनका अवसाद इकट्ठा होता रहा। जो दक्षिणवर्ती नदियां थी, जिनमें गंगा यमुना जो प्रमुख नदियां थी दक्षिणवर्ती, ये हिस्सा ऊपर उठ गया, हिमालय का ऊपर का रीजन ऊपर उठ गया। ये वाला हिस्सा ये है, देखिए सामने, ये ऊपर उठ गया। और नीचे का जो क्षेत्र है, नीचे के क्षेत्र में जो समुद्री हिस्सा था, जो टैथिस सागर का हिस्सा था, वो थोड़ा सा नीचे रहा। तो यहाँ से नदियाँ अवसाद इकट्ठा करती रही, ऊपर से भी नदियों ने, उत्तरवर्ती नदियों ने अवसाद इकट्ठा किया। और उसके बाद देखिए सबसे आधुनिक काल में मैदानों का निर्माण हुआ। पठारों का निर्माण सबसे पहले हो गया था प्री कैम्ब्रियन काल में। करोड़ों साल के बाद हिमालय की रचना हुई, पिछले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। और उसके भी बाद गंगा यमुना का मैदान बना। देखिए आप, उसके बाद ही ये मैदान बना जब यहाँ से नदियाँ आई। तो इन मैदानों का निर्माण वास्तव में हुआ कैसे? नीचे पठार हैं, हमने आपको बताया, और ये बीच में मैदानी क्षेत्र। इस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत भारत के जो राज्य आते हैं उनमें देखिए आप, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, बिहार, बंगाल, जहाँ पर आपको गंगा नदी का क्षेत्र नजर आ रहा है, वो सब मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत ही आया। जहाँ जहाँ पर नदियाँ गई, नदियों का कार्य क्या होता है आप ये बताइए। आप एक काम करिए, एक कमरे में उबड़ खाबड़ मिट्टी की चट्टानें रख दीजिए, मिट्टी का ढेर लगा दीजिए एक कमरे के अंदर, और वहाँ पर एक छोटा सा रास्ता नाली जैसा बना दीजिए पानी के बहने का। वहाँ से जब पानी बहेगा तो क्या होगा, आप 4-5 दिन बाद देखेंगे जो उबड़ खाबड़ सतह थी वो प्लेन हो जाएगी। ऐसा ही हुआ, जब ये नदियाँ नीचे आई तो उबड़ खाबड़ ज़मीन को इन्होंने प्लेन करना शुरू कर दिया। इनका साथ दिया हवाओं ने, बरसात ने। बरसात देखिए, बाह्य शक्तियाँ, बाह्य बल जो लग रहे थे, आंतरिक बल तो ऊपर नीचे उठाते रहते थे, बाह्य बल जब लगने लगे, नदियाँ हों चाहे वो पवन हो, इन सब ने क्या किया, उसको समतल करने का कार्य आरंभ कर दिया, जिससे इन मैदानों का निर्माण हुआ। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थी नदियाँ, जिनसे इनका निर्माण हुआ। इनके निर्माण की प्रक्रिया में हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हम ये जान गए हैं टैथिस सागर से यहाँ पर अवसाद इकट्ठे हुए, लेकिन वो उबड़ खाबड़ थे, उनको प्लेन कैसे किया गया, हम उस पर गौर करते हैं। देखिए ये पर्वतमाला है, ऊपर की हिमालय की रेंज है। यहाँ से देखिए आप, सपोज करिए गंगा नदी आ रही है, ये गंगा नदी आ रही है, लाखों साल से बह रही है, ये नदी बहती है। ये नदी जब बहती है तो ऊपर जो चट्टानें हैं हिमालय की, उनको कमजोर कर देती हैं। वहाँ से जब निकलती हैं उनको तोड़ती हैं, फोड़ती हैं। हवा भी आती है तो चट्टानें गिरती हैं, हिमालय क्षेत्र की ये चट्टानें टूटती हैं, फूटती हैं, चट्टानों का अपघर्षण होता है।
टूटने फूटने के बाद उनका एक चूरा बन जाता है। जब नदी के साथ वो तट तट लगातार ऊपर झरने से नीचे गिरते 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 एक चूरा बन जाता है। आप मैदानी क्षेत्र में देखते होंगे रेत का खनन होता है, रेत को आप गौर से देखिए वो वही है, उन चट्टानों का चूरा ही है रेत जो वो लाती है नदी अपने साथ। सिर्फ रेत ही नहीं, वो दोमट मिट्टी भी लाती है, महीन मिट्टी भी लाती है। तो वो मिट्टी लेकर के ऐसे आगे बढ़ती है। और देखिए जब वो एक पहले साल जब वो वही मानसून या फिर वो तो सदाबहार नदियाँ हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, पूरे साल बरसात, पूरे साल वहाँ से पानी आता रहता है। तो जब वो यहाँ पर आई तो देखिए उसने पहले साल सोचिए इतनी मिट्टी, नदी तो पानी को बहा कर ले गई, मिट्टी साइड में जमा करते चली गई। नदी तो बह गई, साइड में तो टूटे फूटे जिसका हम खनन करते हैं वो साइड में उसने बिछा दिया। देख पा रहे होंगे आप, ये जो आप देख रहे हैं एक साल में ये नवीन मिट्टी जो हर साल लाती है, हर साल ला करके अपने साइड में जमा करके आगे निकल जाती है। ये विस्तृत क्षेत्र में ऐसा करती है, पूरे क्षेत्र में ऐसे ही करेगी, ये मिट्टी को साइड में जमा कर देगी। जब ये नवीन मिट्टी आती है, इस नवीन मिट्टी को हम बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं हम? खादर। इस नवीन मिट्टी को हम बोलते हैं जो एक साल में लाई और जमा कर दिया, इसको हम बोलते हैं खादर। ठीक, अब उससे क्या हुआ, देखिए एक साल आई तो ठीक है, अगले साल फिर आई। जब अगले साल ये मिट्टी आई, नई मिट्टी लेकर आई नदी, यहाँ से पत्थरों को तोड़ तोड़ के नई मिट्टी लेकर आती है। तो क्या होता है कि ये जो मिट्टी एक साल पहले आई थी ये आगे खिसक जाती है। समझ रहे हैं आप? भाई नई मिट्टी आएगी तो जो पुरानी पिछले साल की थी वो पीछे शिफ्ट हो जाएगी ना, तो वो पीछे शिफ्ट हो जाती है। इस तरह से देखिए ये आगे को फैलता जाता है। ये उबड़ खाबड़ जगह थी, मैदानी क्षेत्र में ये उबड़ खाबड़ जगह थी, मिट्टी आई और मिट्टी ने सबको क्या किया, समतल कर दिया। तो एक साल तो इतने पर रही जिसको हमने खादर बोला, अगले साल ये आगे बढ़ गई और ये प्रक्रिया लाखों साल से चलती आ रही है। लाखों साल में आप सोचिए अगर उसने एक साल में तकरीबन 10 मीटर की दूरी तय की, चलिए 10 तो कम है, 100 मीटर मान लीजिए आप, ये पूरा साल बहेगी नदी भी, 100 मीटर तक उसने मैदान को प्लेन करा। अब आप सोचिए एक साल में 100 मीटर यानी कि 10 साल में 1 किलोमीटर, यानी कि कितना, 100 साल में 10 किलोमीटर, 1000 साल में 100 किलोमीटर, 10,000 में 1000 और 1 लाख में 10,000, तो 10,000 किलोमीटर का क्षेत्र उसने क्या कर दिया, बिल्कुल समतल कर दिया। और जो ये पुरानी मिट्टी होती है ना, इसको कहते हैं बांगर। जब मिट्टी पीछे खिसक जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? बांगर। ऐसी शब्दावली आपसे परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। खादर नवीन मिट्टी और जो पीछे शिफ्ट हो गई वो बांगर। तो क्या हुआ, लाखों साल में 10,000, जैसे ये गंगा नदी है, इसने क्या किया, 10,000 किलोमीटर के क्षेत्र को प्लेन समतल सपाट कर दिया। ऐसे ही हुआ मैदानों का निर्माण, तभी वो प्लेन हो गए। अब देखिए जब वो प्लेन हो गए तो क्या हुआ, जो अवसाद थे, अवसादों की एक लेयर सी जमा हो गई ऊपर। देखिए महीन दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी जमा हो गई ऊपर, तो महीन मिट्टी हो गई। तो यहाँ पर अवसादी चट्टानें जमा हो गई। अवसादी चट्टानें महीन मिट्टी को ही बोलते हैं, जिनमें बलुआ मिट्टी, चिकनी मिट्टी सब आती हैं। तो ऊपर एक लेयर बन गई और परत दर परत वो जमा होती रही। अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि एक परत एक साल, अगले साल दूसरी परत चढ़ गई उसके ऊपर, अगले साल तीसरी परत। इस तरह से विकास हुआ महीन मिट्टी का। और महीन मिट्टी में ही आपकी खेती होती है। देखिए पेड़ उगते हैं अच्छे खासे, पेड़ तभी तो उगेंगे जब उनकी जड़ें अंदर जगह बना पाएँ जाने के लिए। अगर कठोर चट्टान आपके सामने आ जाएगी तो क्या पेड़ नीचे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसीलिए इन क्षेत्रों में अवसादी मिट्टी के जमाव से, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमस भी मिलता है, जले जो पत्ते सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, उनके अवशेष इन्हीं मिट्टियों में दब जाते हैं। मिट्टी ऊपर चढ़ जाती है, वो नीचे दब जाते हैं, खाद भी अंदर ही मिल जाती है, जिससे यहाँ पर खेती अच्छी ऐसे होती है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें नीचे तक जा सकती हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा खेती होती है। पंजाब में भारत का सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर का उत्पादन के मामले में गेहूँ और चावल होता है। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ यूपी में होता है, भारत में सबसे ज़्यादा चावल पश्चिमी बंगाल में होता है। तो दशाएं भी आप देख रहे हैं, गन्ना भी सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, खेती के लिए माकूल है। लेकिन दूसरी तरफ खनिज, अगर मैं खनिजों की बात करूं, खनिज उन क्षेत्रों में होते हैं जहां पर मोटी मोटी चट्टानें हों, बड़ी बड़ी चट्टानें हों, परतदार चट्टानें की जगह पर मोटी चट्टानें हों, और इसीलिए इस क्षेत्र में खनिज नहीं पाया जाता। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि खनिजों की दृष्टि से भारत का कौन सा भूभाग सबसे निर्धन है, तो सही उत्तर होगा गंगा और यमुना का, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र भी ऐसे ही है। तो देखिए, तो आपको ये तो तय आगे पता चल गया होगा कि हवाओं से, नदियों से, इन बरसात से इन मैदानों का निर्माण हुआ। कैसे हुआ हमने आपको बता दिया। उन नदियों की हम बात करते हैं क्योंकि ज़्यादा उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पर ये सदाबहार नदियाँ बहेंगी, मैदानों का निर्माण वहीं पर होता है। पंजाब का नाम ही 5 नदियों के आधार पर बना था। तब का पंजाब कश्मीर पाकिस्तान में आधा चला गया है। फिर भी यहाँ पर रावी नदी बहती है,
सतलज बहती है, सब सदाबहार है क्योंकि हिमालय से आती हैं, और ब्यास नदी बहती हैं। इन नदियों के बहने से क्या होता है, पंजाब में खेती अच्छी होती है, पानी की कोई कमी नहीं रहती, पूरे वर्ष भर बरसात होती है। गंगा नदी तंत्र, अभी नदी तंत्र में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे से समझाऊंगा मैं गंगा नदी तंत्र के बारे में, यमुना नदी के बारे में। ठीक, फिलहाल आप देखते जाइए यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ गुजरती हैं। केन, बेतवा, सब नदियों का संगम यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। गंगा में देखिए रामगंगा, गोमती नदी जिसके किनारे पर लखनऊ है, इधर से सोन नदी, तो बहुत सारी नदियों का यहाँ पर मिलकर हजारों नदियाँ पुराने ज़माने में हुआ करती थी, कुछ नदियाँ तो अब अंदर विलीन हो गई। इन्हीं नदियों ने मिलकर बनाया हमारे इस विशाल मैदान को। इसके अंतर्गत आने वाले राज्य आप देख रहे हैं, मानचित्र में भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में भी ऐसे ही निर्माण हुआ है। वहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, माजुली। अभी हम नदी तंत्र के बारे में इसके बाद अगले अध्याय में बात करेंगे। फिलहाल आप देखिए किस तरह से भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ और किन क्षेत्रों में इस मैदान का निर्माण हुआ। आप समझ गए होंगे विशाल मैदान के निर्माण संबंधी सारी जानकारी। तो मित्रों, अब आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एड्रेस दिया है वहाँ पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इतिहास से ही हम संविधान को भी जोड़ने वाले हैं। रोज का एक वीडियो इतिहास का, एक वीडियो भूगोल का आपको मिलता रहेगा। वर्तमान में एक भूगोल का लगातार आपको वीडियो मिल रहा है। आप रोज भी एक वीडियो देखिए, तकरीबन सुबह के 11 बजे तक एक वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप अपनी जानकारी को बढ़ाते जाइए। अब इंतजार करिए अगले दिन का, क्योंकि अगले दिन हम लेकर आने वाले हैं भारत का मानसून। धन्यवाद।